हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, चक्रवात के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों का अध्ययन कर लेते हैं जिनका प्रयोग चक्रवात के अध्ययन के दौरान किया जाएगा। तो सबसे पहली जो शब्दावली है वो है वायु राशि या वायु राशियां। देखिए, हमें ये जानना जरूरी है कि वायु राशि किसे कहते हैं। देखिए, वायु का वह वृहद भाग वायु का वह वृहद भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी गुण क्षैतिज रूप में लगभग एक समान होते हैं, वायु राशि कहलाती है। देखिए, वायु राशि किसे कहेंगे कि वायु का एक बहुत बड़ा भाग जिसमें तापमान और आर्द्रता से संबंधित गुण क्षैतिज रूप से लगभग समान होते हैं, वह वायु राशि कहलाती है। नेक्स्ट है वाताग्र। देखिए, वाताग्र किसे कहते हैं? जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां, देखिए दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां जिनमें गर्म व ठंडी वायु राशि शामिल है, ये दोनों वायु राशियां जब मिलती हैं तो उनके मध्य जो सीमा क्षेत्र बनता है उस सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। जब वाताग्र बनता है तो उस प्रक्रिया को हम वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र चार प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रकार है शीत वाताग्र। देखिए, हमने पढ़ा है कि वाताग्र जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो उनके मध्य जो सीमा क्षेत्र बनता है उसे वाताग्र कहते हैं। तो वाताग्र चार प्रकार के होते हैं और उनमें सबसे पहला प्रकार है शीत वाताग्र। शीत वाताग्र से मतलब है जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। देखिए, जब गर्म और ठंडी दोनों वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो जब ये दोनों वायु राशियां आपस में मिलती हैं उस समय जब शीतल और भारी वायु यानी ठंडी वायु आक्रामक रूप से जब गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेलती है तो इस वाताग्र को शीत वाताग्र कहते हैं। दूसरा वाताग्र है उष्ण वाताग्र। देखिए, उष्ण वाताग्र में भी जब दो वायु राशियां मिलती हैं तो वाताग्र बनते हैं, यानी गर्म और ठंडी वायु राशियां इसमें भी मिलती है। लेकिन जब गर्म वायु राशि आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या होता है कि शीत वाताग्र में तो ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को ऊपर धकेलती है, तब तो शीत वाताग्र बनता है। लेकिन जब गर्म वायु राशि आक्रामक हो और ये आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़े तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। तीसरा वाताग्र है अचर वाताग्र। अचर वाताग्र ऐसे वाताग्र को कहते हैं जब कोई भी वायु राशि ऊपर नहीं उठती, यानी जब दो वायु राशि गर्म और ठंडी वायु राशि आपस में मिलती है और कोई भी वायु राशि ऊपर नहीं उठती और वाताग्र स्थिर हो जाए तो इसे अचर वाताग्र कहते हैं। अचर वाताग्र को हम स्थायी वाताग्र भी कहते हैं। अचर वाताग्र को ही स्थायी वाताग्र कहा जाता है। तो ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु राशि ऊपर नहीं उठती और वाताग्र स्थिर हो जाता है तो इन्हें अचर वाताग्र कहते हैं। चौथा वाताग्र है अधिविष्ट वाताग्र। देखिए, यदि एक वायु राशि यानी जिनमें गर्म वायु राशि ही शामिल है, क्योंकि गर्म होने से वायु हल्की हो जाती है और वो ही गर्म वायु ही ऊपर उठती है। तो जब दो वायु राशियां मिलती हैं उनमें से यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए, अर्थात उसका धरातल से संपर्क हट जाए, तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। देखिए, जब दो वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो उनके संपर्क क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं, लेकिन वो दोनों वायु राशियों का संपर्क धरातल से होता है। तो जब शीत वायु आक्रामक होती है और वो गर्म वायु राशि को ऊपर धकेलती है तो उसे शीत वाताग्र कहते हैं, और जब गर्म वायु राशि आक्रामक रूप से शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ती है तो ऐसे वाताग्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। और जब कोई भी वायु राशि आक्रामक नहीं होती और दोनों में से कोई भी वायु राशि ऊपर नहीं उठती तो ऐसे वाताग्र को अचर वाताग्र कहते हैं। और यदि
एक वायु राशि का धरातल से पूर्णतः संपर्क टूट जाए, वो पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए, तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। देखिए वाताग्रों की विशेषता है कि वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही बनते हैं, वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही बनते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। देखिए वाताग्रों की प्रमुख विशेषता क्या है कि ये मध्य अक्षांशों में ही बनते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता यानी तीव्र वायुदाब प्रवणता और तीव्र तापमान प्रवणता इनकी विशेषता होती है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं, जब वाताग्र बनते हैं तो तापमान में अचानक बदलाव आता है और इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। ये वाताग्र मौसम की विशिष्ट दशाओं को जन्म देते हैं, जिन्हें हम चक्रवात, प्रतिचक्रवात कहते हैं। यानी वाताग्रों से ही चक्रवात और प्रतिचक्रवातों का जन्म होता है, इसलिए वाताग्र को चक्रवातों व प्रतिचक्रवातों का पालना कहा जाता है। देखिए अगर प्रश्न आए कि चक्रवातों व प्रतिचक्रवातों का पालना किसे कहा जाता है, तो उसका सही उत्तर होगा वाताग्र को, क्योंकि वाताग्र ही मौसम की विशिष्ट दशाएं, जिन्हें हम चक्रवात या प्रतिचक्रवात कहते हैं, उन विशिष्ट दशाओं को जन्म देते हैं। अब हम पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। देखिए चक्रवात से अभिप्राय ऐसे वायुमंडलीय विक्षोभ से है जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा केंद्र से बाहर परिधि की ओर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। यानी चक्रवात ऐसे वायुमंडलीय विक्षोभ होते हैं जिनके केंद्र में तो निम्न वायुदाब पाया जाता है, लेकिन केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जिसके कारण सभी दिशाओं से हवाएं अंदर केंद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। चूंकि अभी हमने देखा कि चक्रवात में केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब उच्च होता जाता है। चूंकि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, इसलिए सभी दिशाओं से हवाएं अंदर केंद्र की ओर प्रवाहित, उस केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश करती है, केंद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। फेरल के नियम अनुसार ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार गति करती है। अब देखिए जब ये हवाएं केंद्र की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, तो फेरल के नियम अनुसार यानी कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित होती है, और उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत गति करती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के अनुसार गति करती है। जिस दिशा में घड़ी की सुई गति करती है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में हवाएं भी उसी दिशा में गति करती हैं। अब है चक्रवातों की विशेषताएं। देखिए चक्रवातों की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। देखिए चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, यानी चक्रवातों के केंद्र में न्यून वायुदाब पाया जाता है तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, और केंद्र से अगर हम परिधि की ओर जाएं तो वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। फिर देखिए इनमें हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, क्योंकि परिधि की ओर उच्च दाब होता है और केंद्र में न्यून वायुदाब पाया जाता है। चक्रवात के केंद्र में न्यून वायुदाब पाया जाता है और परिधि की ओर वायुदाब उच्च होता है। अब चूंकि हवाएं उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर गति करती है, इसलिए चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। नेक्स्ट है चक्रवातों का आकार अंडाकार, गोलाकार या वी अक्षर के समान होता है। देखिए चक्रवातों का आकार अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है या वी अक्षर के समान हो सकता है। चक्रवात मौसम को प्रभावित करते हैं। देखिए जब भी चक्रवात आते हैं तो वो उस स्थान विशेष के मौसम को प्रभावित करते हैं, जिससे वायुदाब का गिरना अर्थात वायुदाब का कम होना, चंद्रमा व सूर्य के चारों तरफ प्रभा मंडल का स्थापित होना। जब चक्रवात आते हैं तो चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ प्रभा मंडल स्थापित
हो जाते हैं और तीव्र वर्षा का होना आदि चक्रवात आते हैं, तो स्थान विशेष का वायुदाब गिरता है, चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ प्रभामंडल स्थापित हो जाता है और वहां पर तीव्र वर्षा होती है। अब है चक्रवातों के प्रकार। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात या बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात। बहिरुष्ण यानी उष्णकटिबंधों से जो बाहर चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इन्हें बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। देखिए, वे चक्रवात जो उष्णकटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं, उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। वे चक्रवात जो उष्णकटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं, उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इसका निर्माण यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से होता है। यानी जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां अर्थात गर्म और ठंडी वायु राशियां जब आपस में मिलती हैं, तो उन विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं, यानी ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। देखिए, अब हम देखेंगे कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती है तो वाताग्र का निर्माण होता है। यानी जब गर्म और ठंडी वायु राशि आपस में मिलती है तो वाताग्र बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है। तो शुरुआत में जो वाताग्र बनता है वो स्थायी वाताग्र बनता है, अचर वाताग्र बनता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण अर्थात गर्म वायु तथा उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्ध में इस अचर वाताग्र के दक्षिण में उष्ण वायु तथा उत्तर दिशा में ठंडी वायु प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है, जब इस वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है, तो कोष्ण वायु यानी गर्म वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है। यानी जब इस अचर वाताग्र के साथ साथ वायुदाब कम हो जाता है तो गर्म वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करने लग जाती है और इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। एक उष्ण वाताग्र यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में दो वाताग्र बनते हैं, एक उष्ण वाताग्र और एक शीत वाताग्र। तो इससे जब ये पवनें चक्रवातीय प्रवाह करती हैं तो इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित हो जाता है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र बनता है और एक शीत वाताग्र बनता है। हम इस चक्रवात की उत्पत्ति इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, आरंभ में वाताग्र अचर होता है, यानी कोई भी पवन ऊपर नहीं उठती, और जब इस वाताग्र के साथ साथ वायुदाब कम हो जाता है तो वायुदाब कम होते ही कोष्ण वायु यानी गर्म वायु उत्तर दिशा की ओर और ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में गति करने लग जाती है और इससे चक्रवातीय परिसंचरण उत्पन्न होता है। देखिए, इस चित्र में ये जो चित्र है ये एक ऐसे ही चक्रवातीय परिसंचरण को दर्शा रहा है। इस चक्रवात में जो कोष्ण वायु खंड है, जो गर्म वायु का क्षेत्र है, ये ठंडे अग्रभाग यानी इसके आगे भी एक यहाँ भी शीतल वायु प्रवाहित हो रही है। ठंडे अग्रभाग व पिछले शीत खंड के बीच में पाया जाता है, यानी इसके पीछे भी शीतल वायु है और इसके आगे भी शीतल वायु है। तो ये शीतल वायु के बीच में ये कोष्ण वायु खंड पाया जाता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप से, देखिए यहाँ पर देखिए, कोष्ण वायु आक्रामक रूप से शीतल वायु पर चढ़ती है और जब गर्म वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु पर चढ़ती है तो एक वाताग्र बनता है जिसे हम उष्ण वाताग्र कहते हैं। तो ये यहाँ पर
उष्ण वाताग्र बन रहा है। तो ये उष्ण वाताग्र बनने से, जब ये उष्ण वाताग्र बनता है तो यहाँ पर इसके पहले भाग में स्तरीय मेघ यानी स्तरीय बादल दिखाई देते हैं। तो स्तरीय बादलों से यहाँ वर्षा होती है। लेकिन देखिए इधर पीछे भी यहाँ ठंडी वायु, इसके तीन तरफ तो ठंडी वायु है, तो यहाँ से ये जो ठंडी वायु बहकर आ रही है, यहाँ पर जब ये ठंडी वायु इस गर्म वायु से मिलती है तो यहाँ पर भी एक वाताग्र बनता है। देखिए ये जो वाताग्र है, यहाँ पर ये शीतल वायु उष्ण वायु को ऊपर की ओर धकेल रही है, इसलिए ये जो वाताग्र बनता है ये शीत वाताग्र होता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में दो वाताग्र होते हैं, एक उष्ण वाताग्र और दूसरा शीत वाताग्र। जब उष्ण वाताग्र बनता है तो स्तरीय मेघ बनते हैं और उनसे बारिश होती है, लेकिन पीछे की तरफ गर्म वायु के पीछे की तरफ शीत वाताग्र बनता है, अर्थात ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर की ओर धकेल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ, जब ये शीत वाताग्र बनता है तो इस शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। और शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलता है, ये अधिक तेज गति, शीत वाताग्र अधिक तेज गति से चलता है और अंततः ये उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह से ढक लेता है। अब ये जो गर्म वायु है ये ऊपर उठती है और इसका हवा से कोई संपर्क नहीं होता, और जब ये कोष्ण वायु ऊपर उठ जाती है और हवा से, धरातल से इसका संपर्क खत्म हो जाता है तो अधिविष्ट वाताग्र बनता है। तो कौन सा वाताग्र बनता है? अधिविष्ट वाताग्र बनता है। और अधिविष्ट वाताग्र बनने के साथ साथ ही यह चक्रवात धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। तो इस प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। देखिए शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में दो वाताग्र बनते हैं, शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र। जब उष्ण वाताग्र बनता है तो उस समय स्तरीय बादल बनते हैं, और स्तरीय बादल बनते ही ये जो उष्ण वाताग्र है, इस उष्ण वाताग्र के बनते ही स्तरीय बादल बनते हैं और स्तरीय बादलों से यहाँ बारिश होती है। लेकिन जैसे पीछे से ठंडी हवा, गर्म वायु के पीछे से ठंडी हवा बहकर आ रही है, और यहाँ पर भी जब ये शीत वाताग्र बनता है तो शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं, और ये जो शीत वाताग्र है ये उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्र को पूरी तरह से ढक लेते हैं। यह कोष्ण वायु यानी यह गर्म वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। जब ये अचर वाताग्र बन जाता है, अर्थात गर्म वायु का धरातल से कोई संपर्क नहीं रहता, तो ये चक्रवात धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब हम पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्रों में होती है। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अर्थात उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जहां पर ये पछुआ हवाओं के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, किनके कारण? पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण। चूंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलते हैं, जहां पर पछुआ हवाएं भी चलती हैं, तो पछुआ हवाओं के प्रभाव में इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र से अल्यूशियन निम्नदाब क्षेत्र एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे से आइसलैंड स्थित निम्न दाब तक तथा इसके अलावा चीन, फिलीपींस, साइबेरिया आदि इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र से अल्यूशियन निम्न दाब क्षेत्र तक उत्पन्न होते हैं, और उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे से आइसलैंड स्थित निम्नदाब क्षेत्र तक उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा ये चीन, फिलीपींस, साइबेरिया आदि क्षेत्रों में भी
उत्पन्न होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास सर्वाधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास सर्वाधिक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र से अल्यूशियन निम्नदाब क्षेत्र तक तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे से आइसलैंड स्थित निम्नदाब क्षेत्र तक तथा इसके अलावा चीन, फिलीपींस और साइबेरिया में उत्पन्न होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास उत्पन्न होते हैं। अब हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अभी हमने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे आक्रामक तूफान होते हैं जिसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे आक्रामक तूफान है जिसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है तथा ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं और ये जो चक्रवात होते हैं ये महासागरों पर उत्पन्न होकर तटीय क्षेत्रों की ओर चलते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है क्योंकि ये आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा व तूफान लाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है क्योंकि आक्रामक पवनों के कारण, पवनों के तीव्र गति के कारण ये विस्तृत विनाश और अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हिंद महासागर में चक्रवात या साइक्लोन, अटलांटिक महासागर में इन्हें हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में इन्हें टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाना जाता है। देखिए, इन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में हम इन्हें चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जानते हैं, अटलांटिक महासागर में इन्हें हरिकेन कहा जाता है, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में इन्हें टाइफून कहा जाता है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ही विली विलीज के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये चक्रवात, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न व विकसित होते हैं। यानी ये इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय महासागरों में 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य होती है। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां ये होनी चाहिए। जब इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तभी ये उत्पन्न होते हैं। तो पहली अनुकूल परिस्थिति है वृहद समुद्री सतह होनी चाहिए जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। देखिए, पहली जो अनुकूल परिस्थिति है वो है कि वृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। जब ये अनुकूल परिस्थिति होती है तभी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। दूसरी परिस्थिति है कोरियोलिस बल का होना, यानी जिस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है वहां पर कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरी है ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए, यानी ऊर्ध्वाधर पवनों की गति जो है वो एक समान होनी चाहिए, वो गति परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए या उस गति में अंतर कम होना चाहिए। नेक्स्ट है कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण का होना, यानी जिस स्थान विशेष में ये उत्पन्न होते हैं वहां पर कमजोर निम्न वायुदाब क्षेत्र होना चाहिए या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण होना चाहिए। नेक्स्ट है समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण का होना। जब समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण होता है तभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। देखिए, हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति को यूं समझ सकते हैं। ये जो चित्र है, इस चित्र में एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना को दिखाया गया है। देखिए, एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो मुख्य विशेषता है वो इसकी
आंख होती है। देखिए ये चक्रवात की आंख है। चक्रवात की आंख इसका मुख्य केंद्र बिंदु होता है जो एक शांत क्षेत्र होता है और इस आंख के सहारे चारों तरफ पवने सर्पिल रूप में परिसंचरण करती है और इस परिसंचरण ये जो प्रणाली है इसका व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक हो सकता है। देखिए इसका जो केंद्रीय भाग है जिसे हम आंख कहते हैं ये एक शांत क्षेत्र होता है जहां पर उष्ण वायु का अवतलन होता है। देखिए गर्म वायु इस क्षेत्र में नीचे उतरती है। अक्षु के चारों ओर ये जो अक्षु है, ये जो चक्रवात की आंख होती है, इसके चारों ओर एक अक्षु भित्ति होती है। देखिए ये जो अक्षु भित्ति है, इस अक्षु भित्ति के यहाँ ये अक्षु भित्ति होती है जहां वायु प्रबल व वृत्ताकार रूप में आरोहण करती है। यानी जब ये उष्ण वायु केंद्र में नीचे उतरती है और इसके बाद इस अक्षु भित्ति के सहारे ऊपर की ओर वृत्ताकार रूप में ऊपर उठती है। यह आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक होता है। देखिए यानी ये हवाएं क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक ऊपर उठती है और उसके बाद ये जो क्षोभ सीमा में जब ये पहुंचती है तो इस क्षोभ सीमा में पवनों का वेग जो होता है वो सर्वाधिक होता है और यहाँ पर जो पवनें चलती हैं इनका वेग 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकता है। इन चक्रवातों से मूसलाधार बारिश होती है। देखिए इन चक्रवातों से मूसलाधार बारिश होती है क्योंकि कपासी मेघ बनते हैं। देखिए ये जो आई है मतलब चक्रवात की जो आंख है, इसका जो केंद्रीय बिंदु है, यहाँ से रेन बैंड विकिरित होते हैं। देखिए ये रेन बैंड इस आंख से विकिरित होते हैं और जब ये रेन बैंड विकिरित होते हैं तो ये जो कपासी वर्षा मेघ बनते हैं उन कपासी वर्षा मेघों को, देखिए ये हमें बादल दिख रहे हैं, ये जो कपासी वर्षा मेघ है इन मेघों को बाहर की ओर विस्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना का एक ऊर्ध्वाधर चित्र है। देखिए जब ये चक्रवात बनते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं तो ये महासागरों पर उत्पन्न होते हैं और महासागरों पर ही चलते रहने से इन्हें लगातार आर्द्रता की आपूर्ति होती रहती है। देखिए समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं, लेकिन स्थल पर पहुंचने से आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। यानी जब ये महासागरों पर बहते हैं तो महासागरों से इन्हें आर्द्रता की आपूर्ति नियमित रूप से होती रहती है जिससे ये और अधिक प्रबल होते जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये स्थल भाग पर पहुंचते हैं तो इन्हें आर्द्रता की आपूर्ति नहीं हो पाती जिससे ये धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है चक्रवात का लैंडफॉल। देखिए अभी हमने देखी थी चक्रवात की आंख, अब हम देखेंगे चक्रवात का लैंडफॉल। देखिए चक्रवात का लैंडफॉल वह स्थान होता है जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरों में होती है और ये महासागरों से तटीय भागों की ओर अग्रसर होते हैं। तो जिस स्थान पर ये महासागर को तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं वह स्थान चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। नेक्स्ट है चक्रवात की आंख, ये हम पढ़ चुके हैं। चक्रवात के केंद्र को उसकी आंख कहा जाता है जो बहुत ही न्यून वायुदाब वाला क्षेत्र होता है जो शांत होता है और इस भाग में वर्षा नहीं होती। चक्रवात के कारण बारिश होती है लेकिन इसके केंद्रीय भाग में बारिश नहीं होती। इसके आंख वाला जो ये इलाका है ये शांत और न्यून वायुदाब वाला क्षेत्र होता है जहां उष्ण वायु का अवतलन होता है। देखिए इस केंद्र के चारों ओर अर्थात चक्रवात की आंख के चारों ओर ही पवनों का प्रबल सर्पिल प्रवाह होता है। हम इस चित्र में पढ़ चुके हैं कि इस आंख के चारों ओर पवने प्रबल सर्पिल आकार में गति करती है। इनका व्यास अर्थात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है
और सामान्यतः इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास, यानी इस चक्रवात का व्यास सामान्यतः अगर हम देखें, यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर पर तो ये 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होते हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक, यानी 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। अब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तुलना देखिए, इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहला अंतर है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती है, यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति वाताग्रों की उत्पत्ति से होती है और इनमें स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्र प्राय नहीं होते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्र अनुपस्थित होते हैं, इनमें स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां नहीं होती है। दूसरा अंतर है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है। देखिए, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति जल और स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल समुद्रों में होती है, अर्थात महासागरों पर होती है, और स्थलीय भागों में पहुंचने पर ये नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अंतर है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात विस्तृत क्षेत्र पर फैले होते हैं, यानी ये विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विस्तार कम होता है, अतः ये कम क्षेत्र पर फैले होते हैं। नेक्स्ट है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वायु वेग बहुत तीव्र नहीं होता। देखिए, इन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का जो वेग होता है वो बहुत अधिक तीव्र नहीं होता, जिससे ये कम विनाशकारी होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है तथा ये अधिक विनाशकारी होते हैं। नेक्स्ट है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। अभी हमने पढ़ा था कि पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जो समदाब रेखाएं होती हैं वो प्रायः वी आकार की होती हैं, ये गोलाकार भी हो सकती हैं लेकिन ज्यादातर वी आकार की होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में समदाब रेखाएं गोलाकार होती हैं। ये थी शीतोष्णकटिबंध व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तुलना। अब हम पढ़ेंगे तड़ित झंझा के बारे में। देखिए, तड़ित झंझा उष्णार्द्र दिनों में, यानी उष्ण और आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रबल संवहन के कारण, यानी पवनों की ऊर्ध्वाधर गति के कारण ये उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है। देखिए, तड़ित झंझा में एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण गरज और बिजली दोनों उत्पन्न होती है, बहुत तेज गर्जना के साथ बिजली चमकती है। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, चूंकि प्रबल संवहन तड़ित झंझा की मुख्य विशेषता है, इसलिए संवहन के कारण जब ये बादल यानी कपासी वर्षी मेघ अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, जहां तापमान 0 से कम रहता है, तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। तड़ित झंझा के कारण जब तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है और प्रबल संवहन के कारण जब ये बादल अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं, जहां तापमान 0 से भी कम रहता है, तो जो बादलों में पानी है जब ये बरसता है तो ये ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। अब अगर आर्द्रता कम है, आर्द्रता के कम होने पर, जलवाष्प के कम होने पर या नमी के कम होने पर ये तड़ित झंझा बारिश नहीं करते बल्कि धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की मुख्य विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है। देखिए, तड़ित झंझा की मुख्य विशेषता उष्ण वायु का, गर्म वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है, ऊंचाई की तरफ प्रवाह है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, और ये बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, जिससे वर्षण होता है, यानी वर्षा होती है। उसके बाद नीचे की तरफ वायु प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी हवा व वर्षा लाते हैं।
यानी तड़ित झंझा एक उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है, ऊपर के स्तरों में प्रवाह होता है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है, बादल बड़े बनते जाते हैं और अधिक ऊंचाई पर पहुंचते जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर पहुंचते ही जहां तापमान शून्य से कम रहता है तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है या फिर वर्षण होता ही है। इसके बाद नीचे की तरफ वायु प्रवाह होता है जो पृथ्वी पर ठंडी हवा व वर्षा लाते हैं। तो ये तड़ित झंझा है। अब हम पढ़ेंगे टोर्नेडो के बारे में। देखिए टोर्नेडो क्या है? टोर्नेडो भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। देखिए भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। देखिए भयानक, जब तड़ित झंझा भयानक रूप धारण कर लेती है तो कभी कभी जो पवन होती है वो हाथी की सूंड की तरह सर्पिल आकार में अवरोहण करती है। टोर्नेडो में केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है। जो टोर्नेडो का केंद्र होता है वहां पर बहुत कम वायुदाब होता है। टोर्नेडो आकार की दृष्टि से सबसे छोटा किंतु सर्वाधिक भयंकर व विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। देखिए टोर्नेडो आकार की दृष्टि से सबसे छोटा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, लेकिन ये सर्वाधिक भयंकर और विनाशकारी होता है। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। जब टोर्नेडो की उत्पत्ति समुद्र पर होती है तो हवाओं के साथ साथ पानी भी ऊपर उठता है, जिससे जल स्तंभ या वाटर स्पाउट कहते हैं। ये मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी घाटी तथा गोंड क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। यानी टोर्नेडो की जो उत्पत्ति है वो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी घाटी में तथा ऑस्ट्रेलिया में होती है। इनका आकार कीप नुमा होता है। अभी हमने पहले भी देखा था कि पवने हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है, तो इसलिए इनका आकार कीप नुमा होता है, जिसमें पतला भाग धरातल की ओर तथा चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है। देखिए चित्र में हमें टोर्नेडो दिखाई दे रहा है, तो ये जो इसका जो आकार है वो एक कीप की तरह है, जिसका पतला भाग धरातल की ओर और चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है। ये सर्वाधिक आकार की दृष्टि से सबसे छोटा किंतु सर्वाधिक भयंकर और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।